देखो हमारा अगला पड़ाव है। नेक्स्ट टॉपिक है मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी बात करेंगे हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना दो तरीके का होता है। वन इज inertial frame of reference, inertial frame of reference, and another is, ये मार्कर कुछ मजा नहीं आ रहा है, inertial frame of reference and non-inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले हम लोग दोनों को समझेंगे कि भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो या तो रेस्ट पे हो, किस पे हो, पहला कंडीशन, या तो वो रेस्ट पे हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे रोड पे गाड़ी चला रही है, रोड साइड पे हम कहीं खड़े हो जाएं, है ना, साइड में हम कहीं खड़े हैं तो हम किस में हैं, रेस्ट में। अब हम जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, तो हमें क्या कंसीडर किया जा सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि जहां पे ऑब्जर्वर बैठा है, राइट। भाई किसी भी मोशन को देखने के लिए कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा, तो ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं बैठा होगा। तो पहला कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो या तो रेस्ट पे है या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन में। इस एग्जांपल, रोड के साइड में हम कहीं खड़े हैं तो हम किस में है, रेस्ट में है। अब हम यदि किसी दूसरे व्हीकल्स के मोशन को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या कंसीडर किया जा सकता है, इनर्शियल फ्रेम कंसीडर किया जा सकता है, राइट। दूसरा, कोई कार है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। जैसे सपोज करो एक स्ट्रेट रोड पे कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। किससे जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और स्ट्रेट जा रही है, राइट। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट। तो अब यदि हम उसमें जाकर के बैठ जाएं और दूसरे गाड़ियों को, दूसरे व्हीकल्स को या दूसरे किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगेन हम क्या हो गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। और चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो हमें कैसा कंसीडर किया जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो सिंपल सा डेफिनेशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यदि हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोला, the frame of reference which is either at rest na or moving with constant velocity, they are considered as inertial frame of reference, ठीक है। इस inertial frame of reference में न्यूटन्स के सारे लॉज वैलिड हैं, राइट। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड in inertial frame of reference, inertial frame of reference, ठीक है। न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन को जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे, वो सब जगह पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे थे, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सारा कुछ अप्लाई कर रहे थे। मतलब हम लोग क्वेश्चन को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे थे, राइट। अब हम समझेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। पहले इसको लिखो जल्दी,
चलो अब देखते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल सर आपने कितना तक पढ़ा? इनर्शियल बताया, नॉन इनर्शियल पढ़ रहे हैं। देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, उसका बहुत सारा ना, पहले तो हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा फील करें, पहले डेफिनेशन जान लें कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या है। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड, राइट, कोई कार है एक्सेलरेट हुई, अब हम उस कार के अंदर जाकर के बैठ जाए, राइट, तो हम किस में आ जाएंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, राइट। या कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और उसमें रिटार्डेशन आ जाए, मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, ठीक है। रिटार्डेशन आया मतलब एक्सेलरेशन अभी भी है बट नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब उसमें फिर से एक एक्सेलरेशन आ गया। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अटैच्ड विद accelerated of frame of reference, they are called as non-inertial frame of reference, right? तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is attached with accelerated frame which is attached with accelerated frame, they are called as non-inertial frame of reference, right? Non-inertial frame of reference में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते, न्यूटन्स लॉज are not valid in non-inertial frame of reference. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होता, राइट। अब हम लोग कुछ उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तुम लोग ये फील करते होगे। जैसे मान लो कार है, कार के अंदर तुम बैठे हो, कार अचानक से चल पड़े, तो तुम्हें ऐसा फील होता है ना जब तुम पीछे की तरफ आ गए, कार किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और कोई अचानक से ब्रेक लगा दे, तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम आगे की तरफ झुक गए। हम तो बैठे हैं आराम से, अचानक से ये हम पीछे की तरफ क्यों चले गए, और कोई तो ऐसा नहीं है जो मेरे ऊपर आकर कैसे हाथ लगा दिया और हम पीछे की तरफ चले गए, या कांस्टेंट वेलोसिटी से जब जा रहे हैं तो अचानक से कोई पीछे से फोर्स लगा दिया जिससे हम आगे की तरफ चले गए, ऐसा कुछ नहीं, कोई तो फोर्स नहीं लगा। सर बॉडी उसी उसमें रहती है, मोशन में। देखो थोड़ा सा और भी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो कोई कार है, इसमें एक यहाँ पे सीट और एक इधर की तरफ सीट, राइट, और इनके बीच में एक रॉड लगा है, एक आगे वाली सीट मेरी कार रिसीव होने की, ठीक है, एक पीछे वाली सीट, और इन दोनों के बीच में एक रॉड ऐसे फिक्स है लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे एक रिंग को लगा दिया, क्या लगाया यहाँ पे, रिंग लगा दिया, ये सरफेस कैसा फ्रिक्शनलेस है। अब क्या है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस और यहाँ पे क्या लगा दिया भाई, एक रिंग लगा दिया। अभी गाड़ी रेस्ट में, ठीक। अब हम दो ऑब्जर्वर ले रहे हैं, आराम से समझना, अब हम कितना ऑब्जर्वर ले रहे हैं, दो ऑब्जर्वर ले रहे हैं, एक ग्राउंड पे खड़ा है, दूसरा यही सीट पे बैठा हुआ है, गाड़ी आराम से खड़ी थी, ठीक। गाड़ी अचानक से चली, एक्सेलरेट हुई, तो इसको क्या लगेगा, इसको क्या दिखेगा कि भाई गाड़ी चली, रिंग पहले किसमें था, रेस्ट में, रिंग पहले किसमें था, रेस्ट में, तो ये अपने रेस्ट के पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहेगा। पहले तो पहली चीज, ये जो ऑब्जर्वर नंबर 1 है
ये ऑब्जर्वर नंबर 1 किसमें है? इनर्शियल फ्रेम, राइट। तो इसके लिए ये रिंग पहले किसमें था? रेस्ट में। रिंग पहले किसमें था? ऐसे रेस्ट में, राइट। गाड़ी चल पड़ी तो रिंग यहीं पे रहेगा, रॉड आगे निकल जाएगा। इसको तो यही सिंपली लिखेगा कि भाई रिंग पहले किसमें था? रेस्ट में। गाड़ी आगे चली, गाड़ी के साथ ये रॉड फिक्स है, तो ये भी इसके साथ आगे चला जाएगा, रिंग अपनी जगह पे रहेगा, राइट। इसके लिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं घटा, सिंपल सा जो प्रोसेस होना चाहिए वो होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा है, सीट पे बैठे, तुम भी ऐसा करके देखना, आगे वाली सीट और पीछे वाली सीट के बीच में एक रॉड लगा देना और एक रिंग रख देना उस पर, और गाड़ी अभी रेस्ट में है, और गाड़ी अचानक से चले, तुम्हें ऐसा लगेगा ना जैसे ये इस पे जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, ये जो सारे रिंग है, ये रिंग यूं पीछे आ गया। बहुत अजीब सा लगेगा, है भाई ये रिंग तो पहले रेस्ट में था, अचानक से पीछे क्यों आ गया? भाई हमारे रेस्पेक्ट में भी हम कार के अंदर बैठे हैं तो हमें तो ऐसे ही दिखेगा ना, ऐसे रिंग पहले किसमें था? रेस्ट में। गाड़ी एक्सेलरेट हुई तो ये पीछे की तरफ, ये भागता हुआ हमें दिखेगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार मेरे ऊपर क्या हो गया। सिमिलरली हमें अपने ऊपर भी एक फोर्स फील हो रहा है कि पीछे की तरफ कोई फोर्स लगा, बट ये फोर्स कोई सा भी फोर्स ऐसा नहीं है जो हमें लगता हुआ दिखे, राइट। और इसमें न्यूटन्स लॉस क्या है? इनवैलिड होते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन हमें क्या दिखा कि ये रिंग पीछे की तरफ भागा। सिमिलरली हमें ऐसा फील हुआ कि मेरे ऊपर कोई, एक्चुअली फील भी ऐसा होता है जैसे हमारे ऊपर कोई पीछे की तरफ फोर्स लगा, क्योंकि कोई हमें दिखा नहीं कि कौन है ऐसा कोई रियल चीज जो मेरे ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो हम क्या बोलते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एक इमेजिनरी चीज है जो मेरे ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, राइट। वर्चुअल फोर्स है जो मेरे ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ आ गए। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? सूडो फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स बोलते हैं। सूडो फोर्स बोलते हैं, जो एक्चुअली है नहीं बट फील हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर ये फोर्स लगा दे रहे हैं। तो ये सूडो फोर्स तभी एप्लीकेबल होगा जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या हम खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर के बैठ जाएंगे। अब इस सूडो फोर्स के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज, पहला मैग्नीट्यूड। पहला क्या है भाई? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना लगेगा? तो देखो मैग्नीट्यूड होगा मास, ये मैग्नीट्यूड कितना? फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे हमें सूडो फोर्स लगाना है उसका मास, राइट, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। जैसे यहाँ पे सिस्टम मेरा कौन होगा? कार होगा, तो एक्सेलरेशन किसका कंसीडर करेंगे? कार का कंसीडर करेंगे। तो सूडो फोर्स क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मास ऑफ दिस रिंग इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि डायरेक्शन हम इसका कैसे अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड चीज हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, तो जो हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे सूडो फोर्स का, वो पता है कैसे अप्लाई करेंगे? दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या लिखेंगे? अपोजिट to the direction of acceleration of the system। जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ये फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये दोनों चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इनर्शियल या नॉन इनर्शियल दोनों में से किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम इस क्वेश्चन को इनर्शियल से ही करो, या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम पर्टिकुलर क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल से ही करो। बट कुछ जगह ऐसा होगा जहां पे नॉन इनर्शियल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो कम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस ये फायदा है। नहीं तो पूरा 11th बीत जाता है ना। 12th में भी बच्चे आ जाते हैं, हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन उनको रहता है कि सर इनर्शियल सूडो फोर्स कब लगाएंगे। तो भाई
सूडो फोर्स तभी लगाएंगे जब हम क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हैं। यदि इनर्शियल से कर रहे हैं तो कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा, तब तो न्यूटन लॉज वैलिड है ही, राइट। सूडो फोर्स की हम बात ही तब करेंगे जब हम लोग नॉन इनर्शियल से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेकर के करेंगे, इनर्शियल से भी नॉन इनर्शियल से भी। कई सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे इनर्शियल से, अभी तक जितने क्वेश्चंस कर रहे हो वो तो ऑब्वियसली सारे इनर्शियल से ही कर रहे थे, क्योंकि तुम उसमें सब पे ही फोर्स F इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन लगा रहे थे, न्यूटन लॉज वैलिड करा, राइट। ये चीज तब आएगा जब हम लोग नॉन इनर्शियल की बात करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कंसीडर करें हम लोग। जैसे सपोज करो ये कोई कार्ड है, ये कार्ड कंसीडर कर ले, और यहाँ पे एक कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से कोई एक बॉब लगा है, राइट। इस स्ट्रिंग का लेंथ L है, बॉब का मास, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम ऐसे है, अब मोशन तो होगा ही। सपोज करो ये जो कार्ड है ना वो किसी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, किससे एक्सेलरेट किया, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया। अब हम लोग दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, दो ऑब्जर्वर कंसीडर करेंगे और दोनों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑब्जर्वर नंबर 1 जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू किया, ठीक। तो वो क्या देखा कि जैसे अभी ये कार्ड यहाँ पे है, एक्सेलरेट किया तो ये कार्ड थोड़ा आगे निकल जाएगा, कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, राइट। अब ये पॉइंट यहाँ से जितना ये डिस्टेंस यहाँ जाएगा उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाएगा, उतना डिस्टेंस ये यहाँ से इधर की तरफ चला जाएगा, राइट। और बॉब पहले किसमें था भाई, रेस्ट में, कभी भी किसमें रहेगा, रेस्ट में। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये जैसे ही ऐसे होगा, अब देखो इसमें टेंशन क्रिएट होगा रूप में, स्ट्रिंग में, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। इस कंपोनेंट की वजह से ये भी अब एक्सेलरेट करने लगेगा, आई की तरफ जाने लगेगा, ठीक। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जैसे यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ से फिक्स होकर के ऐसे ही ये आगे की तरफ जाने लगेगा। मतलब ये बॉब ये स्ट्रिंग से लगा हुआ है, अब ये बॉब थोड़ा पीछे की तरफ आया ऐसे, और ये अब कार्ड के साथ राइट। तो अब हमें ये जानना है कि भाई ठीक है, जब ये इसके साथ जा रहा है बॉब, तो ये जो स्प्रिंग है हाउ मच इट इज मेकिंग एंगल विथ वर्टिकल, राइट। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो अभी तक काम करते आ रहे वही काम करेंगे, क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे एज यूजुअल, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन टी, अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, टी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ आएगा, इधर की सॉरी हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएगा टी साइन थीटा, और वेट आएगा कितना mg, करेक्ट। तो इसके आगे की कहानी, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ कितना है mg है। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा बच्चों, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को, इक्वेशन नंबर 1। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, टी साइन थीटा लग रहा है। तो टी साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि अब ये भी इसके साथ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब यदि हम लोग इसको डिवाइड करें तो इक्वेशन 2/1 कर दो, तो देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल्स m/m कैंसिल, तो ये क्या मिल गया a/g, हमें a मालूम g मालूम, तो थीटा इक्वल्स क्या तुम्हें मिल जाएगा tan इनवर्स a/g, ठीक है। देखो ये तो इस क्वेश्चन को किसने सॉल्व किया, ऑब्जर्वर नंबर 1 ने सॉल्व किया जो कि ग्राउंड पे खड़ा है। एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कहाँ जाकर के बैठ गया, अंदर जाकर के बैठ गया, है ना।
इधर बना देते हैं थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी के लिए। अब ये जो ऑब्जर्वर 2 जो गाड़ी के अंदर बैठा है, पता है वो क्या देखेगा? आराम से वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और ये स्ट्रिंग यहाँ से ये बॉब है ना, आराम से बैठा हुआ है। अचानक उसको क्या दिखा, गाड़ी जब चली ना या ऐसे एक्सेलरेट हुई ना, तो उसको क्या दिखा कि अचानक से क्या देखा उसको कि वो यूं हो गया, वर्टिकल से किसी एंगल पे जाने और आ गया और ये जा रहा है साथ में। उसके लिए तो बहुत अजीब सा चीज हो गया है, अभी तो ये वर्टिकल सीधा था, अचानक से क्या हो गया कि ये ऐसे हो गया। तो बोलेगा अच्छा, यानी इस पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा। अब वो फोर्स कौन सा है वो तुम लोग अच्छे से समझ रहे हो, है ना। तो ये वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा बना करके और साथ में जाना पड़ेगा। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। अब ये एफबीडी बनाएगा कौन? ऑब्जर्वर नंबर 2 इसका एफबीडी बना रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है। तो ये टी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ टी साइन थीटा, साथ में वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और क्या ये अप्लाई करेगा? और कोई फोर्स लगाएगा क्या? लगाएगा ना। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। अब वो सूडो फोर्स क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा पहले तो डायरेक्शन किधर लगाएगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम इधर एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। अब मेरे लिए ये है कि भाई ये जो सूडो फोर्स लग रहा है, ये सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा? मास ऑफ द सिस्टम, सॉरी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना है? a, तो इनटू a हो जाएगा, राइट। अब वो क्या बोलेगा? अब वो क्या दिखेगा? इसके लिए ये बॉब रेस्ट में है, मतलब ऊपर वाले फोर्स को कौन बैलेंस किया? नीचे वाला फोर्स यानी mg। टी साइन थीटा को कौन बैलेंस किया? ma, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम 2/1 कर दें तो साइन थीटा को कॉस थीटा क्या मिल जाएगा? tan थीटा। तो ये हो जाएगा a/g। तो थीटा इक्वल्स क्या मिल गया? tan इनवर्स a/g। तो ये हमें दो इसके, देखो दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, दोनों में हमारा वैल्यू क्या आया? सेम आया, ठीक है। तो चाहे हम क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करें, चाहे हम क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करें, ये अपने ऊपर। आंसर दोनों से क्या आया? देखो सेम आया, हमेशा ऐसे ही होगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग किस वाले मेथड से ज्यादा अच्छा है। कुछ अभी हम लोग क्वेश्चन आगे करके देखेंगे, तो उसमें क्या होगा ना, तुम जब नॉन इनर्शियल से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा, स्टेप्स उसमें कम इन्वॉल्व होंगे, तो ये नॉन इनर्शियल में बेनिफिट मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, दोनों से ही करना, दोनों बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग दोनों ही मेथड से सॉल्व करना, ताकि पूरा क्लैरिटी अच्छी से। ये एक एलिवेटर, ये एक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग से बॉब लगा है मास m का, ठीक। ये जो एक्सेलरेटर है, एलिवेटर स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तीन कंडीशन लेते हैं, है ना। ये एक के लिए हम तीन कंडीशन लेते हैं, तो मैं तीनों कंडीशन के लिए सॉल्व करूंगा। फर्स्ट A is upward, सेकंड क्या है? A is downward, और एक थर्ड कंडीशन भी ले लेते हैं। इट इज एलिवेटर इज मूविंग with constant velocity। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन तीनों कंडीशन के लिए फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? जल्दी ट्राई करो।
देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो अभी तक ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे हम लोग, नॉन इनर्शियल से करके देख लेते हैं, राइट। पहला केस जब हम लोग जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, राइट। अब यदि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, ये अंदर बैठा हुआ इंसान ये क्या क्या अप्लाई करेगा, अब बनाएगा ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब ये इसका बनाएगा, एक तो लगाएगा टेंशन टी, दूसरा इसका वेट होगा हाउ मच mg, ठीक। ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, टी बड़ा होगा mg से, तो क्या लिखिएगा टी माइनस mg इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होगा। तो टी प्लस क्या मिल जाएगा mg प्लस ma, ये मिल जाएगा। यानी इस केस में देखो टेंशन mg से ज्यादा आ रहा है ना। सेकंड केस में क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अब जब ये इसका एफबीडी बनाएगा तो क्या क्या लगाएगा, टेंशन एज यूजुअल, वेट mg। अब सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा बच्चों, ऑब्वियसली अपोजिट में, यानी ऊपर की तरफ, यानी अब ये हो जाएगा m into a। तो इस कंडीशन में T प्लस ma इक्वल्स mg, यानी कि T इक्वल्स क्या हो जाएगा mg माइनस ma। तो देखो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो इसमें जो टेंशन है वो mg वेट से कम हो जाएगा, उसकी जगह जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो mg से बड़ा, राइट। थर्ड कंडीशन व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। अब देखो यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एलिवेटर तो ये भी किसमें होगा, इनर्शियल ही होगा, क्योंकि हम लोग इनर्शियल के लिए क्या तब नॉन इनर्शियल होगा ही नहीं, है ना। तो ये वाला जो ऑब्जर्वर है, देखो इस वाले की बात कर रहे हैं हम, मेरा कहने का क्या मतलब है कि नॉन इनर्शियल होगा ही नहीं, तो वो इसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। किसी और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखो। अब थर्ड वाला केस है व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, डेप्थ का 0 हो जाएगा, राइट। तो ये जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो क्या बोलेगा, टी ऊपर mg नीचे, तो सिंपली टी इक्वल्स क्या हो जाएगा mg, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि मूव कर रहा है तो टेंशन किसके बराबर आएगा बच्चों, mg के बराबर आएगा। तो ये मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन एलिवेटर, यहाँ पे एक पुली लगा है, इस पुली से दो मास है, एक ये दूसरा ये, इसका मास सपोज करो 2m है और इसका मास सपोज करो m है, राइट। और ये जो पुली है ना, ये जो एलिवेटर है ना, इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, राइट। इसी एक्सेलरेशन a0 इक्वल सपोज करो g/3 से ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगा, ठीक है। Then write down question, find acceleration of blocks, find acceleration of blocks। ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये ट्राई करो चलो। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि हम लोग ग्राउंड पे खड़े हो जाएं, और पहले इसके यहां से हम सोचें, राइट। तो हमें क्या दिखेगा, देखो इसके लिए मोशन कैसा होगा आराम से समझना। एक तो एलिवेटर खुद a0 इक्वल g/3 से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो एक तो एफबीडी यदि हम बनाए तो यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन टी, है ना। वेट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका 2mg और इसका mg, राइट। तो एक तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा किसी, सपोज करो किसी एक्सेलरेशन a से, और ये किसी एक्सेलरेशन से a से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एलिवेटर के रिस्पेक्ट, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ये किसी a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। हमें किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट।
तो ये सपोज करो ब्लॉक मेरा ए है, ये सपोज करो ब्लॉक मेरा बी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इक्वल्स क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए ई प्लस ए ई, राइट। तो ए ई कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, दैट इज ए, ठीक है। ये डायरेक्शन में पॉजिटिव है। अब ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ए ई किधर है, ऊपर की तरफ, तो क्या लिख देंगे, माइनस g/3 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग लिखेंगे, इसके लिए जब हम लोग एक्सेलरेशन लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी देखो क्या हो जाएगा, ए भी ऊपर ए नॉट भी ऊपर, तो ये हो जाएगा दोनों ही नेगेटिव आएंगे, तो माइनस ए प्लस g/3 आएगा। अब जब ये इसका इक्वेशन लिखेगा, कौन, ये ऑब्जर्वर नंबर 1 जब ये इसका इक्वेशन लिख रहा है, तो वो क्या बोलेगा भाई, 2mg नीचे t ऊपर, नेट एक्सेलरेशन इतना थी तो नीचे, तो अब ऐसी नीचे नेट फोर्स किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 2mg माइनस t इक्वल्स 2m इंटू ए, ये मतलब a माइनस g/3, ठीक। इसके लिए हम यदि बात करें तो t ऊपर है, mg नीचे है, तो क्या लिखिएगा, t माइनस mg इक्वल्स मास इनटू ab, ये माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, हाँ, तो ये क्या लिखेगा, a प्लस g/3। अब इसको ये सॉल्व कर दें, राइट। अब देखो ये सारा कुछ करके हम लोग t का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ करना होगा, तो ये हमें बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कई बार बनाने में टाइम लगता है कि मोशन को ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि इसे डायरेक्टली लिखेंगे कैसे। तो ये चीज, ये पूरे स्टेप्स का ध्यान रखना है कि भाई ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट, सॉरी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में कुछ होगा, फिर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। नॉन इनर्शियल वाला जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो देखना कितना कम स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम करके दिखाते हैं, जल्दी से इसको लिख लो। तो अब देखो सेम क्वेश्चन को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2m और ये m, राइट। ये टेंशन थी, ये टेंशन थी, ठीक है। अब देखो नॉन इनर्शियल, ये खुद ऊपर जा रहा है, किससे जा रहा है, a नॉट प्लस g/3 से जा रहा है। अब कौन सॉल्व कर रहा है, अंदर जाकर के बैठ गए, तो ये लगाएगा, बोलेगा भाई एक तो टेंशन थी, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा कितना, 2mg, इसका वेट लगाएगा mg, फिर अचानक से देखेगा कह रही है तो पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको फील हुआ कह रही ये अचानक से क्या हो गया, तो ये क्या करेगा, एक सूडो फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। सूडो फोर्स जब भी अप्लाई करो, सबसे पहले हम डायरेक्शन की सोचें, तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेटेड है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, यानी इतना पक्का है कि जो सूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट मस्ट बी डाउनवर्ड, यानी सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगेगा, तो इससे सूडो फोर्स को लगाएगा ऐसे, हाउ मच, 2m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, g/3, राइट। जब वो इस पे सूडो फोर्स अप्लाई करेगा तो फिर वो ऐसे अप्लाई करेगा ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। अब देखो ये तो इस पे फोर्स हो गया, उसके बाद वो क्या देख रहा होगा कि नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये नीचे आ रहा होगा किसी एक्सेलरेशन a से, ये ऊपर जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन a से, तो इसके बारे में वो क्या लिखेगा कि भाई देखो, उसको देखेगा कि ये दो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और t ऊपर की तरफ है, जा किधर है, एक्सेलरेट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि ये नीचे वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स से बड़ा होना चाहिए, यानी क्या बोलेगा, 2mg प्लस 2mg/3 माइनस t इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो 2mg 8mg/3 माइनस t इक्वल्स 2m इंटू 8, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट। अब जब वो इसके इक्वेशन की बात करेगा तो t ऊपर की तरफ है इसमें और नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो क्या लिखिएगा, mg
प्लस mg/3 इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ये हो गया t माइनस 4/3 mg इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को सॉल्व करके इजीली एक्सेलरेशन निकल जाएगा, राइट। तो ये देखो ये क्वेश्चन से मतलब नॉन इनर्शियल से क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पे इजी हुआ। तो क्वेश्चन कई बार बताएगा, क्वेश्चन को देख करके हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि यदि हम लोग इनर्शियल से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जल्दी सॉल्व होगा, या नॉन इनर्शियल से सॉल्व करें, वो ना दोनों से ही है, राइट। बट स्टेप्स, क्योंकि भाई हमें एग्जाम में तो टाइम का भी ध्यान रखना है ना, कि हमें वो मेथड अप्लाई करना होगा जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी सेव हो और प्रोसेस में गलतियां होने का चांस कम रहे। अब वहां पे देखो क्या हो रहा था, पूरा रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख रहे थे, उससे वैल्यू निकाल रहे थे, उसमें माइनस प्लस का कहीं पे से भी गलती हुआ तो हमारा तो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट वो चीज नहीं है, मिनिमाइज हो गया। देखो अगला प्रश्न, ये ना एक ट्रायंगुलर वेज है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, राइट। इसका मास कैपिटल M और इसके ऊपर एक स्मॉल m ब्लॉक रखा हुआ है, ये भी सरफेस फ्रिक्शनलेस, राइट। अब इसको छोड़ें तो ये नीचे की तरफ साइड करके जाएगा, ये पीछे की तरफ भागी। ठीक, हम क्या चाहते हैं, ये इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करे। देखो प्रैक्टिकल सा एग्जांपल, इसको हम छोड़ेंगे तो देखो ये स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। लेकिन अब यदि इसको बचाना चाहें ना स्लाइड करने से, यूं आगे की तरफ एक्सेलरेट कराओ, देखो नहीं भागेगा, नहीं स्लाइड करेगा, हाँ। देखो देख तुम मिनिमम एक्सेलरेशन इसको दोगे ना, है ना, तो ये स्लाइड करने से बचा सकते हो। सिमिलरली हम क्या चाहते हैं कि ये नीचे जाने से बच जाए, तो इसके ऊपर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स है। अब हमारा प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू ऑफ force F to prevent the block from sliding, ताकि ये नीचे जाने से बचे। तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों से करते हैं। पहला फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल से करें, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करें, तो वो क्या करेगा, देखो सबसे पहले तो इसके इसका एम्बेडिंग बनाए, तो देखो क्या होगा, एक तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा N, राइट, वेट mg होगा। अब देखो ये नॉर्मल फोर्स N, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, मतलब ये एंगल थीटा हो गया। N का ऊपर की तरफ कंपोनेंट N cos थीटा और इधर की तरफ N sin थीटा, और दूसरा N ऐसे, है ना, ये थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल से ये थीटा, तो n का इधर कंपोनेंट n cos थीटा और इधर की तरफ n sin। अभी इस क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा है, ग्राउंड पे खड़ा, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि भाई ऊपर वाला फोर्स को तो mg बैलेंस कर ले रहा है, n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg बैलेंस कर रहा है, और n sin थीटा, देखो सपोज करो कि ये जो ये है, ये ऑब्वियसली इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है, राइट। यदि ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसके साथ ये भी है, फिक्स है यहाँ पे, तो ये भी a एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा होगा, राइट। यानी यही इसको, ये जो n sin थीटा फोर्स है, यही इसको क्या दे रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो ये 2/1 कर दो, तो n और n कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स a/g आ गया,
यानी यहाँ से देखो हमें ये पता चल गया, ए इज हाउ मच, जी tan थीटा हमें मिल गया। ठीक, अब इसकी बात करें तो देखो इसमें पीछे की तरफ फोर्स कितना n sin थीटा, आगे की तरफ फोर्स कितना f, राइट। और ये जा रहा है एक्सेलरेटेड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अब इसलिए फोर्स बड़ा होगा n sin थीटा से, f minus n sin थीटा इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो f माइनस, देखो यहाँ से n का वैल्यू mg बाई cos थीटा है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर देना, तो mg बाई cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल्स m इनटू a का वैल्यू यहाँ से पता g tan थीटा। तो f इक्वल्स क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू g tan थीटा, ये हमें फोर्स का वैल्यू मिल गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन को यदि हम नॉन इनर्शियल से सॉल्व करते तो क्या करते, हम इसी पे जाकर के बैठ जाते, राइट। अब इसमें हम जैसे ही आकर के बैठे, पूरा सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलरेटेड है, मतलब हमें दोनों पे सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा, राइट। तो देखो जब इस पे सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, अब कौन सॉल्व कर रहा है ये, इसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो खुद जा करके उस पर बैठ गया है। तो ये क्या करेगा, इस पे सूडो फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसे हाउ मच मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सिमिलरली इस पे भी सूडो फोर्स अप्लाई करेगा, कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब देखो n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा बच्चों, mg को, n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, और n sin थीटा क्या देगा, ma, राइट। और इसकी बात करें तो देखो आगे की तरफ एक फोर्स F है और पीछे की तरफ दो फोर्स है, n sin थीटा और ma। तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा, n sin थीटा प्लस ma। देखो सेम चीज मिल रहा है भाई, ये दो इक्वेशन सेम है, तो इसके हेल्प से हमें a मिल जाएगा, वो हम निकाल लिए। अब यहाँ पे ला करके n का वैल्यू फिर से mg sin थीटा रख दो, mg अपॉन cos थीटा रख दो, और m into a का वैल्यू ये रख दो, सेम आ जाएगा। लिखो इसके ऊपर, a person is standing on a weighing machine, a person is standing on a weighing machine placed on the floor, placed on the floor of an elevator. On the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, comma, moves with constant velocity, मतलब पहले वो एक्सेलरेट हुआ फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से गया for a while and finally decelerates to stop. Finally decelerates to stop. The maximum and minimum weights recorded are, the maximum and minimum weights are recorded are 72 kg and 60 kg. 72 kg and 60 kg. Assuming magnitude of acceleration and deceleration are same. Assuming magnitude of acceleration and deceleration are same. Find question number A, the true weight of the person, and question number 2, the magnitude of the acceleration, Take g equals 9.9 meter per second square, 9.9 meter per second square. जल्दी ट्राई करो।
देखो मैक्सिमम और मिनिमम वेट दिया, राइट? तो मैक्सिमम और मिनिमम वेट की बात करें तो मैक्सिमम वेट कब आ रहा था, जब ये एक्सेलरेटेड अपवर्ड, तो mg प्लस ma, ये क्या होगा 72 kg, kg दिया है मतलब वेट में यदि हम लेंगे तो इंटू 9.9 हो जाएगा, ठीक है। और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो mg माइनस ma दैट इज 60 इंटू 9.9। अब यदि हम इसको ऐड कर दें तो देखो तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, इससे हमें mg मिल जाएगा, राइट? तो 2mg इक्वल्स 72 प्लस 60 इंटू 9.9, ये कितना हो जाएगा 132 इंटू 9.9, तो mg कितना मिल गया इंटू 9.9, दिस मच वेट मिला mg। और एक्सेलरेशन कैसा निकालने को, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो, राइट? तो उससे हमें अच्छा, इससे हमें m भी मिल जाएगा, नहीं m मास इसका कितना हो जाएगा, मास तो क्या पता ही है ना, मास तो यहाँ से हमें निकल गया ना, मास यहाँ से देखो तो मास में निकल गया हमें, तो मास कितना आ गया इसका, रियल मास 66, ये तो रियल वेट मिल गया, मास कितना हो जाएगा 66 इंटू 9.9 अपॉन जी, जी का मतलब 9.9 यानी 66 केजी इसका मास है, राइट? अब यहाँ पे रख दो तो ए निकल जाएगा, भाई mg हमें मालूम, mg कितना है 66 इंटू 9.9 प्लस मास कितना है 66 इंटू ए इक्वल 72 इंटू 9.9, इससे हमें ए मिल जाएगा, दैट्स ऑल। देखो ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट, ब्रेकिंग ऑफ सपोर्ट, ये नीट प्लस जेई दोनों के लिए है ये, ठीक है। पहले ना हम लोग देखेंगे स्प्रिंग कंसीडर करें तब क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे स्प्रिंग कंसीडर करें तो क्या होगा। सपोज करो दो स्प्रिंग है, क्या है स्प्रिंग, डिफरेंस समझना, स्प्रिंग पता है स्प्रिंग क्या है ये भी पता है, ये M1 M2 ये दोनों स्प्रिंग है, क्या है स्प्रिंग है। स्प्रिंग कैसा होगा, ऑब्वियसली आइडियल होगा, राइट? अब देखो मेरे पास दो स्ट्रिंग दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक। यदि हम इसको कट कर दें, ले आए कैंची और यहाँ से कट कर दें, सॉरी पहले कट करने से पहले बात करते हैं, यदि हम लोग देखें तो यहाँ टेंशन T1 कितना होगा M1G, और यहाँ पे टेंशन T2 कितना होगा M1 प्लस M2 इंटू जी, ठीक। अब सीजर लाया, कैंची लाया और इसको कट किया, तो जैसे ही कट करेंगे T1 becomes 0, ये मानो 1 है ये 2 है, when string 1 is cut किया, तो जैसे ही कट करेंगे T1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों 0, T1 कितना हो जाएगा 0 और T2 किसके बराबर रह जाएगा, फिर T2 रह जाएगा M2G के बराबर। तो स्प्रिंग में टेंशन इमीडिएट चेंज हो जाता है, स्प्रिंग में टेंशन इमीडिएट चेंज हो जाता है, पहले टेंशन इतना था, इसको जैसे ही कट करके इसको डिटैच किया तुरंत इसमें टेंशन चेंज होकर के कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक। और ये जो M1 है वो मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, यानी फॉर M1 एक्सेलरेशन कितना होगा 0, तो ये सॉरी एक्सेलरेशन कितना होगा g, तो ये जो M1 है ये g से नीचे की तरफ जाने लगे, राइट? अब थोड़ा आगे बात करते हैं, मान लो हम इसको कट करें, when string 2 is cut, इसको कट किया, तो जिसको कट किया उसमें टेंशन क्या हो जाएगा 0, तो T2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 0, राइट? अब जैसे इसको कट करोगे ना तो ये दोनों का दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, यानी दोनों जी से नीचे जाने लगेगा,
अब दोनों यदि जी से नीचे जाने लगा तो T1 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो T1 equals 0, T2 equals 0, T1 will also be 0. And acceleration of M1 and M2 equals G. दोनों G से नीचे जाने लगे। ये डिस्कशन था स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग की जगह यदि स्प्रिंग आ जाए तो इसको बड़े आराम से हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है। देखो ये दो स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ये, एक स्प्रिंग ये, स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग नंबर 2, राइट। इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हैं, सपोज करो दोनों सेम स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 ले लिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 ले लिया, ठीक। अब देखो जैसे ये छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। स्प्रिंग में तो इलॉन्गेशन होगा ना, तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होगा, फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा? स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगा, राइट। तो इसमें कोई टेंशन होगा, कितना टेंशन होगा इसमें? इसमें हम टेंशन T1 सपोज कर लें, इसमें टेंशन T2 सपोज कर लें, तो T1 किसके बराबर? ऑब्वियसली M1 G के बराबर। और यहाँ ये टेंशन कौन को बैलेंस कौन करेगा? स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगा, राइट। यहाँ पे बात करें तो T2 कितना होगा बताओ? T2 होगा M1 प्लस M2 G के बराबर। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं, कहानी यहाँ से चालू होगा। अब देखो हम लोग पहले अब दोनों स्प्रिंग को कट करना चाहते हैं, जैसे स्प्रिंग को कट किया था। अब देखो पहला केस है, केस 1। पता है केस 1 क्या है? स्प्रिंग 1 इज कट। अब मालूम स्प्रिंग 1 को जैसे हम कट करेंगे T1 0 हो जाएगा, तो T1 कितना हो जाएगा? 0। और ये जो M1 है ये मोशन अंडर ग्रेविटी से नीचे की तरफ जाने लगेगा। किससे जाने लगेगा? मोशन अंडर ग्रेविटी से। तो फॉर M1 एक्सेलरेशन इज G हो जाएगा, करेक्ट। अब हम इसके पास आते हैं, दूसरे वाले स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग का नेचर स्प्रिंग से डिफरेंट होता है, स्प्रिंग का नेचर स्प्रिंग से डिफरेंट होता है। हम लोग क्या देख रहे थे कि स्प्रिंग में टेंशन इमीडिएट चेंज हो जाता है, बट स्प्रिंग में नहीं होता ड्यू टू इनर्शिया। स्प्रिंग में टेंशन इमीडिएट चेंज नहीं होता ड्यू टू इनर्शिया, राइट। तो देखो जितना इसमें टेंशन पहले था ना, उतना ही उस इंस्टेंट पे टेंशन रहेगा जब हम इसको कट कर रहे हैं। समझ रहे हो बात? स्प्रिंग में देखो क्या हो रहा था, टेंशन इमीडिएटली चेंज हो जा रहा था, बट स्प्रिंग में टेंशन इमीडिएट चेंज नहीं होगा, राइट। जितना टेंशन पहले था उस इंस्टेंट पे टेंशन उतना ही रहेगा, बाद में चेंज होता रहेगा, तो बाद में की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसको जैसे हम कट करेंगे इसमें टेंशन इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा भाई? इसमें हमें देखने को मिलेगा कि इसमें ऊपर की तरफ फोर्स है कितना? M1 प्लस M2 इंटू G, जितना पहले था, और वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना? M2G। तो हमें क्या देखने को मिला? अरे इस पे तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग गया, क्योंकि देखो ऊपर का फोर्स नीचे वाले फोर्स से बड़ा है, राइट। तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? M1 प्लस M2 इंटू G। इसकी बात कर रहे हैं फॉर ब्लॉक M2, M1 plus M2 minus M2G, this minus this equals mass into acceleration M2 into A dash। तो A dash की यदि बात करें तो M1 by M2 into G हो जाएगा। यानी ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, किस एक्सेलरेशन से? इस एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा उस इंस्टेंट पे, ठीक है। तो ये तब का कंडीशन जब हम लोग स्प्रिंग 1 को कट, मान लो हम स्प्रिंग 1 की जगह स्प्रिंग 2 को कट करें तो हम चलो केस 2 ले लेते हैं, ठीक। केस 2 में क्या लिया? स्प्रिंग 2 इज कट,
m2, तो जिसको कट करोगे उसमें टेंशन जीरो हो जाएगा। इसको कट किया तो इसमें टेंशन कितना हो गया, जीरो, यानी T2 कितना हो गया भाई, जीरो। अब हम लोग, अच्छा इसमें टेंशन इमीडिएट चेंज होगा क्या, नहीं। इसको कट नहीं करोगे उसमें टेंशन इमीडिएटली चेंज होगा क्या, नहीं होगा, राइट। तो T1 जितना पहले था उतना ही T1 अभी भी रहेगा। अब दोनों के मोशन की बात करें तो जैसे हम पहले M2 ब्लॉक की बात करें, फॉर M2 तो देखो T1 नीचे है, इस पे कितना T1 M1G के बराबर, वेट खुद का इसका हम ऐसे लिखते हैं T1 M1G के बराबर, इसके अभी भी नीचे की तरफ है, वेट खुद का कितना M2G, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा M1G प्लस M2G इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो A इक्वल्स व्हाट M1 प्लस M2 बाई M2 इनटू G, ये आ जाएगा किसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। अब हम सिमिलरली M1 की बात करें, इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो फॉर M1 ये तो हो गया, M2 के लिए फॉर M1 की बात करो तो देखो वेट M1G नीचे और टेंशन T1 किसके बराबर M1G ऊपर की तरफ, तो देखो तो नेट फोर्स इसका कितना हो गया, जीरो हो गया ना, जितना नीचे का फोर्स उतना ही फोर्स ऊपर, और नेट फोर्स इक्वल जीरो, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। यानी जिस इंस्टेंट पे इसको कट करोगे उस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, जीरो होगा, लेकिन इसका M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा,